अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई से रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुए हैं। तो सप्लाई से रिलेटेड ना कोई अमेंडमेंट नहीं है, सप्लाई के पूरे चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन क्या हुआ है, इन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, एक कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। कंसेप्ट कह लो या क्लैरिफिकेशन कह लो, वट एवर यू वांट टू से। मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं ये क्लास रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी, ध्यान रहता तो मैं शायद उसको क्लास में लेके आता और अच्छे से दिखा देता आपको। होता ये है कि जब हम लोग मैं थोड़ा बैकवर्ड पे जाता हूँ। आप सबको ये पता कि इंश्योरेंस दो तरह का होता है, एक हमारा होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस तो ह्यूमन बींग्स की लाइफ के ऊपर होता है और इसे अश्योरेंस कहा जाता है, क्योंकि ये पैसा वापस मिलेगा, ये 100% कन्फर्म होता है जब ये पॉलिसी या तो मैच्योर हो जाए या व्यक्ति की डेथ हो जाए, तो मैच्योरिटी पे या डेथ पे ये पैसा वापस मिलता है। इसी वजह से इसे अश्योरेंस भी कहा जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस या अश्योरेंस इट्स वन एंड द सेम थिंग। और दूसरा इंश्योरेंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऐसा जनरल इंश्योरेंस। जो जनरल इंश्योरेंस है ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी होता है, नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए भी होता है, जैसे एनिमल्स हैं उनके लिए भी होता है, और साथ साथ में जो गुड्स हैं उनके लिए भी होता है। अगर मैं जनरल इंश्योरेंस में ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो मेडिकल इंश्योरेंस इज वन ऑफ द एग्जांपल। मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए है, लेकिन वो जनरल इंश्योरेंस है। इसी प्रकार से जो जनरल इंश्योरेंस है गुड्स के लिए, तो उसमें आ जाता है आपका कार इंश्योरेंस है, स्कूटर इंश्योरेंस है और सब कुछ। अब ये जो जनरल इंश्योरेंस है इसके अंदर ना एक कंसेप्ट लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता है, कंसेप्ट जो मैं डिस्कस करूंगा ये कंसेप्ट सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में होता है, और वो है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है, मैं इसको मेडिकल इंश्योरेंस के साथ कोरिलेट करके आपको बताता हूं, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, और आपको पता है मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आप करवा सकते हो अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं या पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं हैं, सबके लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकते हो। तो लेटर से आपने 10 लाख रुपए का फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, और उसके लिए आपने प्रीमियम पे करा, लेटर से अज्यूम 25,000 रुपए का, मैं अजम्पशंस ले रहा हूं यहां पे। अब 25,000 रुपए का प्रीमियम पे करा और 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपने साल का 25,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को दिया, और इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया कि अगर आप या आपके स्पाउस या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन या आपके माता पिता को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ गया, तो हॉस्पिटल के अंदर के सारे खर्चे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, हॉस्पिटल के अंदर के, हॉस्पिटल के बाहर के नहीं, हॉस्पिटल के अंदर के सारे खर्चे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब हॉस्पिटल के अंदर के खर्चे कौन से, डॉक्टर का विजिट का पैसा, कमरे का पैसा और दवाइयों का पैसा, अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन का पैसा, ओटी का रेंट, ये सब कुछ। लेकिन आपको डिस्चार्ज मिल गया, डिस्चार्ज के बाद जो आप रेगुलर चेकअप के लिए जाते हो उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी कहती है नहीं देंगे। डिस्चार्ज होने के बाद जो दवाइयाँ हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, एंड सो ऑन। वो भी कवर हो जाते हैं, उसके लिए एक अलग पॉलिसी होती है, क्लास के अंदर मैंने डिडक्शंस के चैप्टर में डिस्कस किया था आपके साथ, उसे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बोलते हैं हम लोग। छोड़ो, वापस आते हैं। तो ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है इसमें क्या हुआ कि 25,000 रुपये दे के आपको 10 लाख रुपए का कवर मिला, मतलब हॉस्पिटल के अंदर के खर्चे 10 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो मान लीजिए आपका खर्चा 11 लाख का हुआ, तो 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, 1 लाख रुपए आपको देना होगा। लेकिन मान लो आपका खर्चा 9 लाख का हुआ तो आपको कुछ नहीं देना, सब इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो ये ऐसे चलता है। और ध्यान रखना, अगर भगवान करे ऐसा ही हो, अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ किसी का भी पूरे साल, सब ठीक रहे, सब सेहतमंद रहे, जो कि होना चाहिए, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं आपको 10 लाख रुपए में से एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। और ऐसा ही होता है, और ऐसा ही कार इंश्योरेंस में भी होता है। आप कार इंश्योरेंस करवाते हो तो उसका मतलब यह है कि जब कार का एक्सीडेंट होगा तब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। स्कूटर इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस में भी ऐसा ही होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल जनरल इंश्योरेंस।
फायर इंश्योरेंस में भी ऐसे ही होता है कि अगर आग लगी, नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बहुत सारे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मान लो मैंने 25,000 रुपये का प्रीमियम पे करा, 10 लाख रुपए का कवर था, मैंने पूरे साल 10 लाख के कवर को यूज नहीं करा। अच्छी बात है ना, नहीं करा, मैं बीमार नहीं हुआ, मैं अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ, मैंने 10 लाख रुपए की फैसिलिटी को यूज नहीं करा, अच्छी बात है। तो सर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहती है शाबाश ऐसा ही करो, बहुत अच्छी बात। अब वो क्या करते हैं, अगले साल आपको 25,000 रुपये का जो प्रीमियम है वो 25,000 का प्रीमियम को इंटैक्ट रखती है। कहती जी हम 25,000 का ही प्रीमियम आपसे सेकेंड ईयर भी चार्ज करेंगे, लेकिन अब जो हम आपको कवर देंगे वो कवर 10 लाख का नहीं देंगे, अब हम आपको कवर फॉर एग्जाम्पल 10,50,000 रुपये का देंगे। मतलब यहां पे नो क्लेम बोनस है। क्या है वो नो क्लेम बोनस? यहां पे नो क्लेम बोनस ऐसे नहीं है कि प्रीमियम का अमाउंट कम हो गया, यहां पे नो क्लेम बोनस ऐसे है कि उन्होंने आपका कवरेज बढ़ा दिया। मेडिकल इंश्योरेंस में हमेशा कवरेज बढ़ाया जाता है, प्रीमियम कम नहीं किया जाता। तीसरे साल आ जाओ, मान लो आपने दूसरे साल भी यूज नहीं करा, तीसरे साल आ जाओ, तीसरे साल आप फिर प्रीमियम दे रहे हो 25,000 रुपये का फॉर एग्जाम्पल। तो इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि आपने पहले साल भी यूज नहीं करा अपना जो वो कवर था, पहले साल भी यूज नहीं करा, दूसरे साल भी यूज नहीं करा, तो आपको तीसरे साल वो कवर और बढ़ा देता है। कवर और बढ़ा देता है तो कवर बढ़ा के वो लेटेस्ट से उन्होंने कर दिया 10,75,000 रुपये, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, या 10,40,000 रुपये कर दिया, या कुछ भी ऐसी फिगर। तो हेल्थ इंश्योरेंस में जब कभी भी आप क्लेम नहीं लेते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द प्रीमियम अमाउंट बट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द इंश्योरेंस कवर। अब आओ कार इंश्योरेंस पे, या फिर आप आओ स्कूटर इंश्योरेंस पे। कार इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। कार इंश्योरेंस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 40,000 रुपये का प्रीमियम पे करा और मेरी कार की इंश्योरेंस हो गई। कार की इंश्योरेंस में उन्होंने मेरी कार की कीमत फिक्स कर ली, चलो मान लो 20 लाख रुपए की फिक्स कर ली, मैं इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूँ, तो 40,000 रुपये का मैं प्रीमियम दे रहा हूँ और उसके लिए मेरी कार की वैल्यू 20 लाख रुपए है, तो दैट मीन्स कार की वैल्यू पे अब मेरे को इंश्योरेंस मिलेगा अगर मेरी कार डैमेज होती है या मेरी कार डिस्ट्रॉय होती है। अगेन ध्यान रखो, कैपिटल गेन्स के चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया था डैमेज और डिस्ट्रॉय में फर्क क्या है, बहुत डिटेल में बताया था, और ये भी बताया था डैमेज में क्या होगा, डिस्ट्रॉय में क्या होगा। वापस आता हूं मैं, अगर मेरी कार डैमेज होती है या डिस्ट्रॉय होती है तो 20 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी मेरे को, जिसके लिए मैं सालाना 40,000 रुपये का प्रीमियम दे रहा हूं। मान लीजिए पहले साल मैंने कोई कवरेज नहीं लिया, दैट मीन्स मैंने कार बड़े अच्छे तरीके से चलाई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, और मैंने इंश्योरेंस कंपनी से उसका कवर नहीं लिया, तो दूसरे साल में क्या होगा कि वो जो मेरा 40,000 का प्रीमियम था उस 40,000 के प्रीमियम को वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। मान लीजिए अब सेकेंड ईयर में उन्होंने कहा जी हम आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे 38,500 रुपीज, लेट अस अज्यूम, अजम्पशंस है, आपको तरीका बता रहा हूँ काम करने का होता कैसे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कवर 20 लाख का 20 लाख ही रहा, लेकिन अब मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा कम होके आ गया 38,500 के ऊपर, जो पिछले साल 40,000 रुपये था। तो ये जो 1,500 रुपये मेरे को कम देना पड़ा, इस 1,500 रुपये को जो कम देना पड़ा इसे हम लोग बोलते हैं नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस, और ये नो क्लेम बोनस हर साल बढ़ता जाता है। जितने साल आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं लिया, हर साल आपका ये नो क्लेम बोनस बढ़ता जाएगा। तो पहले साल 1,500 मिला, हो सकता है अगले साल 1,800 हो जाए, फिर हो सकता है 2,500 हो जाए, एंड सो ऑन। अब कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जो नो क्लेम बोनस है वो एक तरह से मेरे को फ़ायदा मिल रहा है, मेरे को एक तरह से आप यू कैन से कि अगर मैं मेरी पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को कम जा रही है तो मेरे को 1,500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो क्वेश्चन अब ये अराइज हुआ कि क्या ये कह सकते हैं कि 1,500 रुपये मेरे लिए कंसिडरेशन है, 1,500 रुपये मेरे लिए कंसिडरेशन है क्योंकि मैंने क्लेम नहीं लिया। तो एक कंसेप्ट हम लोग किया था ना, एग्रीइंग टू या टॉलरेटिंग एन एक्ट, वो वाला जो कंसेप्ट हमने सप्लाई में किया था। तो क्या ये वो वाले कंसेप्ट में कवर हो जाता है जहां पे हम लोग कहते हैं एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट।
कि साहब मैं क्लेम नहीं करूंगा अपना इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले में मेरे को कुछ पैसे दे देगी या मेरा प्रीमियम कम कर देगी। तो कैन इट बी सेड दैट इट इज एन contract between the insurance company and me whereby I agree to refrain from an act? तो उसके लिए मेरे को 1500 का कंसल्टेशन मिला, क्या ऐसा कहा जा सकता है? तो हमारे जीएसटी में एक ये मुद्दा उठा और जिसमें इन्होंने एक सर्कुलर देके उसको क्लैरिफाई करा और इन्होंने कहा कि दिस इज नॉट टू बी कवर्ड अंडर द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। इसे सप्लाई नहीं मानेंगे और इसे ये नहीं बोलेंगे कि जो नो क्लेम बोनस है वो इस वजह से दिया गया कि अ पर्सन इज एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, तो उसके बदले में 1500 का नो क्लेम बोनस मिला, ऐसा नहीं कहा जाएगा। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि साहब ये जो 1500 रुपये प्रीमियम में से कम हो गया, तो क्या इस 1500 रुपये को हम लोग डिस्काउंट कह सकते हैं? और जब हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं सेक्शन नंबर 15 में, तो क्या सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में इसे डिस्काउंट के तौर पे हम लोग लेस कर सकते हैं? तो इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आया और उन्होंने कहा कि यस, दिस इज टू बी रिगार्डेड एज अ डिस्काउंट और वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते समय हम इसको लेस करेंगे और जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो पहले साल में 40 पे हुआ था तो दूसरे साल पे 40 पे नहीं होगा, दूसरे साल वो 38,500 के ऊपर होगा 1500 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद। तो नो क्लेम बोनस मैंने आपको समझाया, जितना मेरे से बन पाया, जितना मेरे को आता था, जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने आपको समझाया और उसी से रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। सो दिस इज आर चैप्टर नंबर 4, दिस इज आर चैप्टर नंबर 4 दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। इसका एक सर्कुलर इन्होंने दिया है दैट इज 186/18/2022 और इन्होंने यहाँ पे इशू रेज किया है और उस इशू का फिर क्लैरिफिकेशन भी दिया है। इशू क्या है, जहाँ से पढ़ेंगे इशू क्या आया उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इशू ये है वेदर द डिडक्शन ऑफ नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस को मैं अब बोलूँगा एनसीबी, whether the deduction of no claim bonus allowed by the insurance company from the insurance premium payable by the insured. I was an insured person. I was supposed to pay the insurance premium to the insurance company. तो मेरे को नो क्लेम बोनस उन्होंने घटा दिया, 40 की जगह 38,500 रुपये लिया। Whether that 1500 रुपये can be considered as a consideration for supply provided by the insured, मैं सप्लाई दे रहा हूँ to the insurance company। मैं किस चीज का सप्लाई दे रहा हूं? आई एम एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ऑफ लॉजिंग एन इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स। तो पिछले सालों में अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे मेरे को अचानक से बात याद आ गई, यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ ना प्रीवियस ईयर, खुदा का वास्ता है ये वो वाला प्रीवियस ईयर मत मान लेना जो इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर होता है। आपको ये बात मैंने बताई है, बहुत डिटेल में बताई है कि आपको ये बात बताइए और बहुत डिटेल में ये बात बताई है कि जब कभी भी क्या कहते हैं इसको, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, जीएसटी और कस्टम्स की बात करते हैं, तो जब कभी भी हम जीएसटी और उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे कभी भी हम लोग असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बात नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग हमेशा फाइनेंशियल की बात करते हैं। तो यहाँ पे वो प्रीवियस ईयर डजंट मीन द प्रीवियस ईयर ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। एक बात, अच्छा बातों में याद आया, आप लोगों ने अभी तक 1.5 घंटे की क्लास देख ही ली है, तो अब आप एक काम करो, आप लोग चाहोगे ना ये नोट्स आपके पास हों, तो नोट्स आपके पास हों, आप लोग चाहोगे ये बात, तो आप एक काम करो, मेरे को व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेज दो, जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, सिर्फ इतना लिखना N23, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना आपने, N23 लिख दीजिए। और जैसे ही आप N23 का मैसेज मेरे को भेजोगे व्हाट्सएप पे, तो मेरी तरफ से आपके पास आरटीपी के नोट्स भी आ जाएंगे और उसका वीडियो लिंक भी आ जाएगा, आपके पास अमेंडमेंट्स का वीडियो लिंक और क्या कहते हैं इसके नोट्स आ जाएंगे। और फ्यूचर में जैसे जैसे मॉक टेस्ट पेपर आएंगे तो मॉक टेस्ट पेपर के लिंक और उनका जो सॉल्यूशंस है वो भी इसी में मैं अपडेट कर दूंगा। So simply type N23 and take all benefits of RTPs, amendments and MTP which are relevant for
November 23 एग्जामिनेशन। सिमिलरली आई विल डू इट फॉर M24, May 24 के लिए अभी नहीं किया है, फ्यूचर में करूंगा। चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे नो क्लेम बोनस वाली कहानी पे। नो क्लेम बोनस वाली कहानी पे वापस आ जाते हैं। कहाँ गया भाई नो क्लेम बोनस, ये रहा। तो अब इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया। इन्होंने कहा जो कस्टमर है या जो इंश्योर्ड पर्सन है वो जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लॉसेस को इंडेमनिफाई करने के लिए लेता है, अपने लॉसेस की भरपाई करने के लिए लेता है, जो भी लॉस होगा, जो इंजरी होगी उसके लिए। और वो इसलिए नहीं लेता कि वो नो क्लेम बोनस क्लेम करना चाहता है फ्यूचर ईयर्स में। इस वजह से इन्होंने कहा कि हम लोग ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सप्लाई नहीं है बाय द इंश्योर्ड पर्सन टू द इंश्योरेंस कंपनी। सप्लाई इन द टर्म्स ऑफ agreeing to the obligation of refraining from an act of lodging an insurance claim। तो मैंने किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं करी है इंश्योरेंस कंपनी को, और जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने 1500 रुपये मेरे को नो क्लेम बोनस दिया हो। तो ये एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ ये थी कि क्या ये जो नो क्लेम बोनस है, क्या इस नो क्लेम बोनस को एडमिसिबल डिस्काउंट मान सकते हैं जब कभी भी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब कभी भी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कैलकुलेशन में इसे क्या एडमिसिबल डिस्काउंट मान सकते हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में। तो सरकार ने इसका भी क्लैरिफिकेशन दे दिया। इंश्योरेंस कंपनी सरकार ने कहा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो नो क्लेम बोनस का डिस्क्लोजर करती है इंश्योरेंस के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डेफिनेटली होता है। आप लोग भी ये काम करना, सभी को बोल रहा हूँ मैं, आप लोग जो है इसमें अपने जो कार इंश्योरेंस है, स्कूटर इंश्योरेंस वगैरह है, उसको ध्यान से देखना। इंश्योरेंस पेपर के ऊपर लिखा होता है, डिटेल्स लिखी होती है नो क्लेम बोनस की। तो अगर आप डिटेल्स में देखोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा। मैंने जैसे कहा कि क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं सोच रहा था कि अपनी कार इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट आपको दिखा दूंगा, लेकिन देन मैं भूल गया। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी अपनी पॉलिसीज देखना, यू विल फाइंड इट NCB, वहाँ पे उसकी डिटेल्स होंगी। तो अब कंसेप्ट ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो NCB का डिस्क्लोजर करती हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, अपने डॉक्यूमेंट्स में। और इस वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो है एक तरह का डिस्काउंट है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं, और इसको रिड्यूस किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई कैलकुलेट करते समय नो क्लेम बोनस को आपने रिड्यूस करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट आ सकता है, नया कंसेप्ट है, आ सकता है। देन जो सप्लाई से रिलेटेड अमेंडमेंट है हमारे, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।